गर्मी में छतों पर मिट्टी बिछाकर ठंडक में रहने वाला मोहल्ला। हे भगवान, ये गर्मी मार ही डाल रही है, कोई मदद भी नहीं करवा सकता। क्या हुआ भाग्यवान, आज बहुत तिलमिलाई हुई हो? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। ये गर्मी में खाना बनाओ तो पता चलेगा कि क्यों तिलमिलाई हुई हूँ। बहू, अब गर्मी में खाना तू नहीं बनाएगी तो क्या मैं बनाऊंगी? अच्छा सुन बहू, गर्मा गर्म रोटी सेक दे, फिर खाना खाते हैं। ठीक है माँ जी। गर्मी में भी गर्म रोटी चाहिए, भले ही पसीना चू जाए। इसके बाद तारा गर्मी से परेशान होकर चूल्हे पर रोटी बनाती है। सारा दिन की गर्मी से तारा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो पसीने से भीगते हुए रोटियां बना रही थी। थोड़ी देर बाद वो सबके लिए खाना परोस देती है और पूरा परिवार खाने के लिए बैठ जाता है। लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म रोटी, आप सब जल्दी खा लीजिए, नहीं तो और गर्म हो जाएगा। बहू, चाहे गर्मी जितनी हो, रोटी तो गर्म ही अच्छी लगती है। हाँ बहू, गरम रोटी का तो स्वाद ही अलग होता है। तभी अचानक बिजली चली जाती है। घर के अंदर बिल्कुल दम घुटने लगता है। सबके चेहरे से पसीना टपकने लगता है। अरे बाप रे, इतनी गर्मी। बहू जरा हाथ पंखा ले आओ। अभी लाई। तारा दौड़कर हाथ पंखा लेकर आती है और सबको हवा करने लगती है। अरे तारा, मुझे तो हवा ही नहीं लग रही है, जरा तेज चलाओ। भाभी, मेरी तरफ भी हवा नहीं आ रही है। अच्छा, अब और तेज चलाती हूँ। तारा पूरी ताकत से हाथ पंखा चलाती है, लेकिन अचानक पंखा टूट जाता है। अरे ये तो टूट गया। बहू, ऐसे कोई हाथ का पंखा घुमाता है क्या? तेरी वजह से पंखा टूट गया है, अब गर्मी में कैसे काम चलेगा? माँ जी, मैं तो बस सबको हवा देने की कोशिश कर रही थी। उधर मोहल्ले के दूसरे घर में रानी अपने बेटे सोनू को डांट रही थी। सोनू, कितनी बार कहा है मिट्टी में मत खेला करो, देखो सारे कपड़े खराब कर दिए हैं। मम्मी, मेरे पेट में बहुत खुजली हो रही है, देखो ना। रानी जब उसके पेट को देखती है तो वहां लाल लाल घमौरियां और बड़े बड़े दाने निकले होते हैं। हे भगवान, मेरे बच्चे को इतनी तकलीफ हो रही है। वो सोनू को अच्छे से नहलाती है और उसके शरीर पर पाउडर लगाती है। तभी रोहन घर आ जाता है। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? देखो ना, बच्चे के पेट पर कितने दाने निकल आए हैं, बहुत गर्मी है, एक कूलर ले आते हैं। अरे तुम जानती हो हम गरीब हैं, इतने पैसे नहीं हैं, फिर भी कूलर की मांग कर रही हो। मैं अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए कह रही हूँ। दोनों के बीच कूलर को लेकर बहस होने लगती है। शाम होते ही मोहल्ले की सारी बहुएं छत पर बैठी होती हैं, लेकिन छत भी तवे की तरह तप रही होती है। गर्मी गर्मी समझ आती है, लेकिन अब तो शाम को भी छत ठंडी नहीं होती है। बहन, जरा एक गिलास पानी पिला दो, सुना है तुम्हारे मटके का पानी बहुत ठंडा रहता है, अभी लेकर आती हूँ। कीर्ति मटके से पानी लाकर सबको पिलाती है। अरे वाह, तुम्हारे मटके का पानी तो सच में बहुत ठंडा है। ऐसा क्या करती हो कि पानी इतना ठंडा रहता है? मैं मटके को मिट्टी के अंदर रखती हूँ और इसलिए पानी ठंडा रहता है। हमारे यहाँ तो मटके का पानी भी गर्म हो जाता है। तभी कुसुम का बेटा रंजीत खेलते खेलते वहां आता है। उसका पूरा शरीर मिट्टी से सना हुआ होता है। अरे रंजीत, ये क्या हाल बना लिया है? इतना कौन मिट्टी में खेलता है? मम्मी, मिट्टी में खेलने में तो बहुत मजा आता है, वहाँ बिल्कुल ठंडक लगती है। चल, अभी तेरा मजा निकालती हूँ। इसके बाद कुसुम उसे अपने साथ घर ले जाती है और उसके मैले कपड़े बदलने लगती है। मोहल्ले में गर्मी का प्रकोप इस कदर छाया हुआ था कि हर घर में लोग पसीने से परेशान थे। छोटे बच्चों के शरीर पर घमौरियां निकल रही थी और रसोई में खाना बनाना किसी सजा से कम नहीं था। हे भगवान, सुबह से 3 बार कपड़े बदल चुकी हूँ, लेकिन पसीना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहू, हमारे जमाने में भी गर्मी पड़ती थी, लेकिन ऐसी आग बरसने वाली गर्मी कभी नहीं देखी थी। तारा चूल्हे के सामने खड़ी होकर रोटियां सेक रही थी। आग की तपिश और गर्म हवा से उसकी हालत खराब हो रही थी। माँ जी, ऐसा लग रहा है जैसे रसोई नहीं भट्टी हो, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। बहू, थोड़ा पानी पी ले, फिर काम कर लेना। उधर रानी अपने बेटे सोनू के शरीर पर दवा लगा रही थी। घमौरियां कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मम्मी, बहुत जलन हो रही है, मैं बाहर भी नहीं खेलूंगा। बेटा, बस थोड़ा सब्र कर, भगवान करे जल्दी गर्मी चली जाए। उसी समय रोहन घर के बाहर बैठा हाथ से पसीना पोंछ रहा था।
अरे काम पर जाओ तो धूप मारती है और घर आओ तो गर्मी चैन नहीं लेने देती। घर में एक पंखा तक ठीक से हवा नहीं देता है। बच्चे की हालत देखी नहीं जाती अब। दूसरी तरफ कीर्ति और उसकी सास शीतल नदी पर कपड़े धोने जा रही थी। दोनों के सिर पर कपड़ों की गठरी थी। माँ जी, इतनी धूप में नदी तक जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या करे बहू, घर में पानी कम है और इतने कपड़े भी धोने हैं। नदी के किनारे पहुंचते ही दोनों कपड़े धोने लगती हैं। तेज धूप के कारण रेत भी तप रही थी। माँ जी, हाथ तो पानी में है लेकिन सिर पर आग बरस रही है। यही तो जिंदगी है बहू, काम तो करना ही पड़ेगा। कपड़े धोने के बाद दोनों घड़े में पानी भरकर घर की ओर चल पड़ती हैं। लगता है आज घड़ा नहीं पूरा पहाड़ उठा कर ले जा रही हूँ। थोड़ा आराम कर लेते हैं फिर चलते हैं। उधर कुसुम अपने आंगन में खड़ी पानी के छींटे मार रही थी ताकि थोड़ी ठंडक हो जाए। सुबह से 5 बार आंगन में पानी डाल चुकी हूँ लेकिन जमीन पल भर में सूख जाती है। बहू, इतनी गर्मी तो पहले कभी नहीं देखी। तभी रंजीत दौड़ते हुए आता है। मम्मी, मैं पेड़ से मिट्टी में खेलने जा रहा हूँ, वहाँ ठंडक लगती है। तुझे बस मिट्टी में ही खेलना है। देख, तेरे शरीर पर दाने निकल आए हैं। लेकिन मम्मी, मिट्टी ठंडी रहती है। शाम होते ही पूरे मोहल्ले के लोग अपने अपने घरों के बाहर बैठ जाते हैं, लेकिन गर्म हवा के थपेड़े उन्हें और परेशान कर देते हैं। दिन में धूप और रात में गर्म हवा, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा मोहल्ला तंदूर बन गया हो। पंखे भी गर्म हवा दे रहा है। अब तो बस बारिश का इंतजार है। बच्चों की घमौरियां बढ़ती जा रही हैं। समझ नहीं आता क्या करें। तारा भी वहां आकर बैठ जाती है। उसके हाथ अभी भी रसोई की गर्मी से लाल पड़े हुए थे। सुबह खाना बनाओ, फिर पानी भरो, फिर कपड़े धो। इस गर्मी में तो शरीर जवाब दे देता है। सच कह रही हो बहन, घर का काम करते करते लगता है जैसे सारी ताकत खत्म हो गई है। अगर ऐसे ही गर्मी बढ़ती रही तो कुछ नया उपाय ढूंढना पड़ेगा। हाँ, कोई ऐसा तरीका जिससे घर और छत दोनों ठंडे रहें। चारों बहुएं आसमान की तरफ देखने लगती हैं। दूर दूर तक बादल का नामो निशान नहीं था और पूरा मोहल्ला भीषण गर्मी से जूझ रहा था। आए दिन मोहल्ले में बिजली चली जाती थी। दिन हो या रात किसी को भी चैन नहीं था। हर घर में लोग गर्मी से परेशान थे और पंखे बंद होते ही ऐसा लगता था जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया हो। हे भगवान, फिर से लाइट चली गई। अभी तो रसोई का काम खत्म भी नहीं हुआ था। लगता है आज भी पूरी रात बिना बिजली के ही काटनी पड़ेगी। बहू, पहले इतनी परेशानी नहीं होती थी, अब तो हर रोज यही हाल है। रात के समय गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि घर के लोग बार बार उठकर आंगन और छत पर भागते रहते थे। अरे कभी कमरे में जाते हैं तो घुटन होती है और बाहर आते हैं तो गर्म हवा चलती है। पिताजी, रात भर नींद ही नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे आग के बीच सो रहे हो। उधर तारा गर्मी से इतनी परेशान हो जाती है कि कई दिन में कई बार नहाने लगती है। माँ जी, आज मैं 4थी बार नहा रही हूँ लेकिन शरीर से गर्मी कम नहीं हो रही है। बहू, मैं भी 2 बार नहा चुकी हूँ, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे शरीर जल रहा हो। दूसरे घर में रानी भी अपने बेटे सोनू को ठंडा पानी डालकर नहला रही थी। बेटा, शायद नहाने से तेरी घमौरियों में जलन थोड़ी कम हो जाए। मम्मी, थोड़ी देर में तो अच्छा लगता है, फिर गर्मी लगने लगती है। न बिजली रहती है और ना ही घर में कोई ठंडक। अरे समझ नहीं आता क्या करें। हाथ पंखा ही सबका सहारा था, लेकिन अब वो भी जवाब देने लगा था। माँ जी, जरा बैठी, मैं हवा कर देती हूँ। कुछ ही देर के बाद हाथ पंखे की लकड़ी चटक जाती है। अरे ये भी टूट गया। अब तो दूसरा हाथ पंखा भी टूट गया। दिन रात चलाओगे तो आखिर कब तक चलेगा। उधर कुसुम अपने सास ससुर को हवा कर रही थी। माँ जी, हाथ भी दुखने लगे हैं लेकिन गर्मी कम नहीं हो रही है। बहू, तुम्हें भी तकलीफ हो रही होगी और हमें भी। ये गर्मी सबको हरा रही है। शाम होते ही मोहल्ले की सास और बहुएं अपने अपने छोटे छोटे समूह बनाकर बैठ जाती थी और अपनी परेशानियां एक दूसरे को सुनाती थी। हमारे घर में तो चूल्हे के सामने खड़ा होना मुश्किल हो गया है। बहन, मेरे हाथों में तो गर्मी की वजह से दाने निकल आए हैं। मेरी बहू सारा दिन रसोई में रहती है। उसका चेहरा तो देखो, ऐसा लगता है जैसे सारी ताकत खत्म हो गई हो।
माँ जी, चूल्हे की आग, ऊपर से रसोई की गर्मी और फिर बिजली भी चली जाती है। कभी कभी लगता है कि दम ही घुट जाएगा। मेरे बच्चे को घमौरियां हो गई हैं, पूरी रात सो नहीं पाता। मैं तो नदी से पानी भरकर लाती हूँ। धूप में सिर पर घड़ा रखकर चलना बहुत मुश्किल हो गया है। बहू के साथ जाती हूँ, लेकिन रास्ते में कई बार रुकना पड़ता है। इतनी गर्मी सहन नहीं होती है। हमारे घर की छत दिन भर तपती रहती है। रात को भी ऊपर जाओ तो पैरों में जलन होती है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे छत नहीं, लोहे का तवा हो। उधर कुसुम भी अपनी परेशानी बताने लगती है। मेरा बेटा रंजीत बार बार मिट्टी में खेलने भागता है। कहता है मिट्टी ठंडी लगती है। बच्चे भी ठंडक ढूंढ रहे हैं और बड़े भी। थोड़ी देर बाद सबकी नजर तारा पर जाती है। वो चूल्हे की तरफ देखकर गहरी सांस लेती है। खाना बनाते समय चूल्हे का धुआं आंखों में जाता है और ऊपर से गर्मी अलग। ऐसा लगता है जैसे रसोई में नहीं, किसी बंद कमरे में फंस गए हों। सच कह रही हो बहन, धुएं और गर्मी से घुटन होने लगी है। और ऊपर की छत तपन, रात में घर ठंडा नहीं होता। काश कोई ऐसा जुगाड़ मिल जाए जिससे घर में थोड़ी ठंडक हो जाए। पुराने लोग कहते थे कि मिट्टी में बड़ी ठंडक होती है, लेकिन अब समझ नहीं आता कि क्या करे। अगर कोई सस्ता और आसान उपाय मिल जाए तो पूरे मोहल्ले की परेशानी दूर हो सकती है। सारी सास और बहुएं अपनी अपनी बातें करते हुए एक दूसरे को देखती रहती हैं। सबके मन में बस एक ही सवाल था कि इस भीषण गर्मी, चूल्हे के धुएं और तपती छत से आखिर राहत कैसे मिले। एक दिन सुबह से ही तारा पूरे घर में गोबर से लिपाई कर रही थी ताकि घर में थोड़ी ठंडक बनी रहे। तेज धूप और गर्म हवा के बीच काम करते करते उसकी हालत खराब हो गई थी। माँ जी, सुबह से पूरा आंगन और रसोई लीप दी हूँ। अब तो हाथ पैर भी जवाब दे रहे हैं। बहू, सच कहूँ तो घर में पहले से थोड़ी ठंडक लग रही है। काम खत्म होते ही तारा सीधे अपने सास के पास जाकर बैठ जाती है। देखो माँ जी, या तो आप करण देवर जी की शादी करवा दो या तो फिर मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे बहू, ऐसी बात मत कर। अगर तू चली गई इतना सारा काम कौन करेगा? माँ जी, सुबह से रात तक काम ही काम है। एक बहू से सब ये नहीं होता। आज ही कोई फैसला करना पड़ेगा आपको। ठीक है बहू, ठीक है, मैं करण की शादी करवा देती हूँ, तू चिंता मत कर। माँ जी, ज्यादा देर मत कीजिए, अब मुझसे ये सब अकेले नहीं संभल रहा। उसी दिन से माधवी अपने बेटे करण के लिए लड़की देखने निकल पड़ती है। कई गांवों में रिश्ते देखने के बाद उसे एक लड़की पसंद आती है। ये लड़की बहुत सुशील लग रही है। इसका नाम क्या है? इसका नाम श्वेता है। उम्र 24 साल है। श्वेता देखने में बहुत सुंदर और संस्कारी थी। करण को भी श्वेता पहली नजर में पसंद आ जाती है। माँ, अगर आपको पसंद है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। मुझे भी रिश्ता मंजूर है। श्वेता भी एक गरीब परिवार से थी। माधवी बिना किसी मांग के करण और श्वेता की शादी तय कर देती है। बिना दहेज के रिश्ता करना सबसे बड़ा पुण्य है। हमें बहू चाहिए, धन दौलत नहीं। कुछ दिनों बाद धूमधाम से करण और श्वेता की शादी हो जाती है। विदाई के बाद श्वेता अपने ससुराल पहुंचती है। आओ देवरानी, तुम्हारा हमारे घर में स्वागत है। बहू, दाहिना पैर रखकर गृह प्रवेश करो। श्वेता का गृह प्रवेश होता है। पूरे घर में खुशी का माहौल बन जाता है। अगले दिन पहली रसोई की तैयारी शुरू होती है। दीदी, आज मैं सबके लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। आराम से बनाना, सबको अच्छा लगेगा। श्वेता बड़े मन से पूड़ी, सब्जी, दाल और खीर बनाती है। खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। हमारी नई बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। अरे जल्दी परोस दो बहू। लेकिन जैसे सब खाने बैठते हैं, गर्मी के कारण किसी से ठीक से खाना नहीं खाया जाता। खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन गर्मी में मन ही नहीं लग रहा खाने का। लगता है जैसे रसोई की आग अभी भी सामने जल रही हो। ये देखकर श्वेता उदास हो जाती है। क्या मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं बना? नहीं देवरानी, खाना बहुत अच्छा बना है। इस घर की बस यही कहानी है। इतनी गर्मी है कि कोई ढंग से खा नहीं पाता। दीदी, आप चिंता मत करो, हम जल्दी ही कोई जुगाड़ निकालेंगे। खाना बनाने के बाद श्वेता आंगन में खूब सारा पानी डाल देती है और वहीं बैठकर सब्जी छीलने लगती है। अरे ये क्या कर रही हो? कपड़े गंदे नहीं हो जाएंगे? दीदी, वैसे भी इतनी गर्मी में नहाना ही है तो सोचा आंगन में पानी डालो, थोड़ी ठंडक रहेगी और यही बैठकर काम ही हो जाएगा। अरे ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है, मैं भी यही बैठकर काम करती हूँ। दोनों बहनें मचिया डालकर गीले आंगन में बैठ जाती हैं और आराम से सब्जियां साफ करने लगती हैं।
सच में देवरानी, यहाँ तो रसोई से ज्यादा ठंडक है। दीदी, अगर यहाँ मिट्टी डाल दे और फिर पानी डाले तो जगह और ठंडी हो जाएगी। सच, तुम्हारे मायके में ऐसा होता था? हाँ दीदी, हमारे यहाँ गर्मी में ऐसा ही करते थे। मिट्टी देर तक ठंडक बनाए रखती है। दोनों के मन में एक नया विचार जन्म लेता है। कुछ दिनों बाद श्वेता मटके का पानी पीती है, लेकिन पानी बहुत गर्म होता है। दीदी, अगर मटके के चारों तरफ मिट्टी लगा दे और उसे गीला रखे तो पानी बहुत ठंडा रहेगा। क्या सच में? हमारे मायके में और हमारी पड़ोसन के यहाँ भी ऐसा ही होता था। अगले ही दिन तारा और श्वेता मिलकर मिट्टी लाती हैं। दोनों मटके के चारों तरफ मिट्टी जमा देती हैं और उसमें पानी डालकर उसे गीला रखती हैं। चलो देखते हैं तुम्हारा जुगाड़ काम करता है या नहीं। कुछ समय बाद मटके का पानी ठंडा होने लगता है। अरे वाह, ये तो पहले से बहुत ठंडा है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे फ्रिज का पानी पी रहे हो। मेरी दोनों बहुओं ने तो कमाल कर दिया। घर में सुख सुविधा पैसे से ही नहीं, समझदारी से भी आती है। देवरानी जी, तुम्हारे आने से तो घर में नई नई तरकीबें आने लगी हैं। दीदी, हम दोनों मिलकर इस गर्मी का भी कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेंगे। पूरे परिवार के चेहरे पर पहली बार गर्मी के दिनों में सुकून दिखाई देता है। दोनों जेठानी देवरानी मनी मन सोच रही थी कि अगर मिट्टी और पानी से इतना फर्क पड़ सकता है तो शायद पूरे घर और छत को भी इसी तरह ठंडा किया जा सकता है। मटके के ठंडे पानी का जुगाड़ सफल होने के बाद श्वेता अपने देर शाम तक अपनी जेठानी तारा के साथ आंगन में बैठी थी। दोनों के हाथ में सब्जियां थी, लेकिन दिमाग में गर्मी से बचने का नया उपाय चल रहा था। दीदी, एक बात सोच रही हूँ, अगर मटके के चारों तरफ मिट्टी और पानी से ठंडक हो सकती है तो अपनी छत पर ऐसा ही करे तो कैसा रहेगा? छत पर? वो कैसे? दीदी, आपने मायके में लोगों को ऐसा करते हुए देखा था? अगर छत पर मिट्टी डालकर उसके ऊपर बालू फैला दे और फिर उसमें पानी डालते रहे तो छत ठंडी रहेगी और नीचे घर में भी ठंडक बनी रहेगी। अरे वाह देवरानी जी, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर ये काम कर गया तो पूरे घर की परेशानी दूर हो जाएगी। दोनों बहुएं तुरंत अपनी सास के पास जाती हैं। माँ जी, श्वेता ने बहुत अच्छा जुगाड़ बताया है। ऐसा क्या सोच लिया तुम दोनों ने? माँ जी, हम छत पर मिट्टी और बालू बिछाकर उसमें पानी डालेंगे, शायद इससे घर ठंडा रहेगा। अगर तुम दोनों को भरोसा है तो कर लो बहू, मेहनत से कभी नुकसान नहीं होता। अरे, हम भी देखेंगे तुम दोनों का नया जुगाड़। अगले दिन सुबह दोनों बहुएं टोकरी और फावड़ा लेकर निकल पड़ती हैं। कुछ मिट्टी तालाब के किनारे से लाई जाती है और कुछ उपजाऊ खेत की तरफ से। देवरानी जी, आज तो खूब मेहनत करनी पड़ेगी। दीदी, थोड़ी मेहनत करेंगी तो पूरी गर्मी आराम से कट जाएगी। मिट्टी इकट्ठा करने के बाद दोनों नदी किनारे जाती हैं और वहां से बालू लेकर आती हैं। अरे भाभी, आप दोनों तो पूरा घर बनाने निकली हो क्या? नहीं देवर जी, घर को ठंडा बनाने निकले हैं। अच्छा है, हम भी मदद कर देते हैं। पूरा परिवार मिलकर छत पर मिट्टी की एक मोटी परत बिछा देता है। उसके ऊपर बाद में बालू फैला दी जाती है। देखो देवरानी, पूरी छत ढक गई है, अब बस पानी डालना बाकी है। दोनों बहुएं बाल्टी भरकर पानी लाती हैं और छत पर डालने लगती हैं। आज तो लग रहा है जैसे पूरी नदी ही छत पर चढ़ा देंगे। जितना पानी मिट्टी में जाएगा उतनी ठंडक मिलेगी। कई बाल्टियां पानी डालने के बाद मिट्टी भीग जाती है और छत पर नमी बनी रहती है। कुछ घंटों के बाद घर के अंदर का माहौल बदलने लगता है। अरे बहू, आज रसोई में पहले जैसी गर्मी नहीं लग रही है। अरे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, घर में सचमुच ठंडक सी महसूस हो रही है। हाँ तारा, आज पहली बार दोपहर में चैन की सांस ली है। ये सब हमारी दोनों बहुओं की समझदारी है। शाम को पूरा परिवार आंगन में बैठकर ठंडा मटके का पानी पीता है और घर की बदली हुई हवा का आनंद लेता है। दीदी देखो ना, अब खाना खाते समय भी पहले जैसी घुटन नहीं हो रही है। सच कह रही हो, तुम्हारे आने से तो घर में नई सोच आ गई है। अगले दिन मोहल्ले की औरतें किसी काम से उनके घर आती हैं। घर के अंदर ठंडक देखकर सब हैरान रह जाती हैं। अरे तारा, तुम्हारे घर में इतनी ठंडक कैसी है? बाहर तो आग बरस रही है। सच में ऐसा लग रहा है जैसे घर में गर्मी को बाहर ही रोक दिया हो। बहनी, जुगाड़ हमें भी बताओ। इसमें मेरा नहीं, सब श्वेता का कमाल है। अरे नहीं दीदी, हमने तो बस मिलकर कोशिश की है। हमारे घर में भी ऐसी ठंडक लाने में मदद कर दो ना। छत पर मिट्टी फैला दो, उसके ऊपर बालू डाल दो और समय समय पर पानी डालो। इसमें नमी बनी रहेगी और ठंडक महसूस होगी। तो चलो, हम सब भी यही करेंगे। दूसरे ही दिन पूरे मोहल्ले की बहुएं एक साथ निकल पड़ती हैं।
कोई खेत से मिट्टी लाती है, कोई तालाब के किनारे से मिट्टी लाती है और कोई नदी की तरफ से बालू लेकर आती है। आज तो पूरा मोहल्ला एक साथ काम कर रहा है। जब सब साथ हो तो बड़ा काम भी आसान लगने लगता है। सारी बहुएं मिलकर अपनी अपनी छत पर मिट्टी और बालू फैला देती हैं। अब पानी लाने की बारी है। कोई कुएं से पानी भरकर लाता है, कोई सरकारी नल से और कोई अपने घर के घड़े का पानी ले आता है। सब मिलकर छतों पर पानी डालते हैं। मेहनत तो बहुत लगी है, लेकिन मन में खुशी भी है। अगर इससे घर ठंडा हो गया तो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। धीरे धीरे समय बीतता है और मोहल्ले के कई घरों में लोगों को पहले से ज्यादा ठंडक महसूस होने लगती है। अब रसोई में पहले जैसी घुटन नहीं होती। रात को भी आराम से नींद आने लगी है। सच में सबने मिलकर बहुत अच्छा किया है। जब सब औरतें साथ खड़ी हो जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का रास्ता निकल ही जाता है। दीदी, अब तो लगता है हमारी गर्मी की लड़ाई हम जीत जाएंगे। शाम के समय सारी बहुएं अपनी छत पर बैठी थी। हल्की हवा चल रही थी और सबके चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा था। पूरे मोहल्ले में एक ही बात हो रही थी कि मिलजुल कर किया गया छोटा सा जुगाड़ सबके लिए बड़ी राहत बन गया। कुछ दिन बीत गए। अब मोहल्ले की छतों पर मिट्टी और पानी का जुगाड़ सबके लिए राहत बन चुका था। बिजली चली गई, पंखे बंद हो जाते, लेकिन पहले जैसी घुटन अब नहीं होती थी। माँ जी देखो, आज फिर लाइट चली गई, लेकिन घर में पहले जैसी गर्मी नहीं लग रही है। सच कह रही हो बहू, अब तो बिना पंखे के भी बैठा जाता है। अरे तुम्हारी समझदारी ने पूरे घर का हाल बदल दिया। अब मोहल्ले की सारी बहुएं रोज सुबह नदी और सरकारी नलों पर जाती थी। वहां से पानी भरकर अपनी अपनी छतों पर डालती और साथ ही साथ हंसी मजाक भी करती। अरे बहनों, जल्दी करो, आज धूप तेज होने वाली है। पहले पानी भरना बोझ लगता था, अब लगता है अपने घर की ठंडक ले जा रहे हैं। मेहनत तो है, लेकिन उसके बाद जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। पानी भरने के बाद सब बहुएं थोड़ी देर नदी किनारे बैठ जाती, अपने पैर पानी में डालकर ठंडी लहरों का आनंद लेती। जब से श्वेता ने ये जुगाड़ बताया है, तब से ये जीवन बदल गया। पहले तो दिन भर बस गर्मी और घमौरियों की बातें होती थी। अब समझ में आया है कि हमारे बच्चे मिट्टी में इतना क्यों खेलते थे। उन्हें तो पहले से ही ठंडक का राज पता था। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। कुछ दिन और बीत गए। छत की मिट्टी थोड़ी बैठने लगी तो बहुओं ने सोचा कि उस पर और मिट्टी डालनी चाहिए। दीदी, अगर थोड़ी और मिट्टी डाल दे तो ठंडक और बढ़ जाएगी, लेकिन मिट्टी कहाँ से लाएंगे? क्यों ना मोहल्ले में एक बड़ा सा गड्ढा खोद लिया जाए, उसी की मिट्टी सब अपनी अपनी छत पर डाल देंगे। अगले दिन पूरा मोहल्ला एक साथ जुट जाता है। बहुएं, बच्चे और घर के बड़े मिलकर एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं। अरे आज तो पूरा मोहल्ला मजदूर बन गया। अपनी मेहनत का फल सबसे मीठा होता है। गड्ढे से निकली मिट्टी सब अपने अपने घर की छतों पर डाल देते हैं। देखो दीदी, अब हमारी छत और अच्छी हो गई है। अब कई दिनों तक मिट्टी की चिंता नहीं रहेगी। मिट्टी निकालने के बाद गड्ढा खाली रह जाता है। बहनों, इसमें अगर हम पानी भर दे तो कैसा रहेगा? पानी भर कर क्या करेंगे? हमारे बच्चे वैसे भी मिट्टी में खेलते रहते हैं, क्यों ना हम उनके लिए एक छोटा सा नहाने का तालाब बना दे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। सब मिलकर उस गड्ढे में खूब सारा पानी भर देते हैं। मम्मी, क्या हम इसमें खेल सकते हैं? हाँ बेटा, लेकिन शरारत नहीं करना। अब तो बहुत मजा आएगा। अब बच्चे मिट्टी में खेलते और फिर उसी पानी में नहा लेते। उनकी माएं वहीं उन्हें साफ करके घर ले जाती। पहले बच्चों को नहलाने में बहुत परेशानी होती थी, अब यही काम आसान हो गया है और बच्चों को भी खुशी मिल रही है। मोहल्ले में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन पास के अमीर मोहल्ले की कुछ औरतें वहां से गुजरती हैं। अरे देखो, ये लोग क्या क्या करते रहते हैं। हमने अपनी छत से देखा था, अपनी छतों पर मिट्टी डालकर पानी भर रहे थे। अरे ये तो गरीब लोग हैं, हमारे जैसी सुविधाएं थोड़ी ना है, इसलिए ऐसे जुगाड़ करते रहते हैं। वहीं मोहल्ले की कुछ औरतें खड़ी थीं, उन्होंने सारी बातें सुन ली। बहन, गरीबों में भी अक्ल और मेहनत हो तो इंसान सुख से रह सकता है। हम किसी का बुरा नहीं करते, बस अपनी परेशानी का हल ढूंढते हैं। चलो यहाँ से। दोनों औरतें वहां से चली जाती हैं, लेकिन मोहल्ले की बहुएं मुस्कुराने लगती हैं। लोग चाहे कुछ भी कहे, हमें तो अपने जुगाड़ से आराम मिल रहा है। मेहनत करने वालों को दूसरों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। अब गर्मी पड़ती, बिजली जाती या पंखे बंद हो जाते, लेकिन घरों में पहले जैसी परेशानी नहीं होती थी। अब तो रसोई में भी पहले जैसी घुटन नहीं लगती।
रात को भी आराम से नींद आने लगी है। कुछ दिन और बीत गई। एक शाम सारी बहुएं छत पर बैठी बातें कर रही थी। मैं सोच रही हूँ कि इस मिट्टी में थोड़ी थोड़ी सब्जियां उगा ले। अरे जब बाजार में सब्जी मिल रही है तो घर में उगाने की क्या जरूरत है? जरूरत कब पड़ जाए कोई नहीं जानता। बात तो सही है, लेकिन अभी तो बाजार से ले आएंगे। अगले दिन तारा, श्वेता, रानी और कीर्ति सब्जी खरीदने बाजार जाती हैं। टमाटर 80 रुपए किलो, भिंडी 70 रुपए किलो, लौकी 50 रुपए किलो। अरे भैया, इतनी महंगी सब्जी, इतने दाम में तो घर का खर्चा बिगड़ जाएगा। अब समझ में आ रहा है कि छत पर थोड़ी सब्जियां उगाने का विचार बुरा नहीं था। दीदी, अगर अपनी छत की मिट्टी में थोड़ा सा साग, धनिया, मिर्च और सब्जियां उगा लें तो खर्चा भी बचेगा और ताजी सब्जियां भी मिलेगी। लगता है बहनों, अब हमारी छत सिर्फ ठंडक ही नहीं देगी बल्कि रसोई का भी सहारा बनेगी। चारों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती हैं। उनके मन में एक नया सपना जन्म ले चुका था। जिस छत ने उन्हें गर्मी से राहत दी, वही छत अब उनके घर की हरियाली भी बनेगी। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में मिट्टी और पानी का जुगाड़ एक नई परंपरा बन गया था। अब सिर्फ छत ही नहीं बल्कि आंगन और घर के बाहर भी मिट्टी बिछाई जाने लगी ताकि हर तरफ ठंडक बनी रहे। श्वेता, जरा इधर भी पानी डाल दो। आंगन जितना गीला रहेगा उतनी ठंडक रहेगी। मैंने तो घर के बाहर भी मिट्टी डलवा दी है। अब धूल भी कम उड़ती है और ठंडक भी रहती है। बहू, अब दोपहर में आंगन में बैठो तो पहले जैसी जलन नहीं होती। अरे पहले तो जमीन पर पैर रखना मुश्किल था, अब लगता है जैसे गांव का पुराना समय लौट आया हो। हर सुबह बहुएं अपने अपने घर के आंगन और छत पर पानी डालती, फिर छत के किनारों पर बनाई गई छोटी छोटी क्यारियों को संभालती। दीदी, इस तरफ टमाटर लगा देते हैं और उधर हरी मिर्च, और यहाँ धनिया बो देंगे। रोज ताजा धनिया मिलेगा। मैं अपनी घर की छत पर भिंडी लगाऊंगी और मैं बैंगन लगाऊंगी। मेरे मन में तो कद्दू लगाने का विचार है। कुछ घरों की छतों पर फूल गोभी लगाई गई तो कहीं लौकी और कद्दू की बेलें फैलने लगी। पूरा मोहल्ला धीरे धीरे हरियाली से भरने लगा। अरे बहू, ये तो छत कम और बगीचा ज्यादा लग रहा है। हमारी बहू ने कमाल कर दिया है। दिन बीतते गए, बहुओं की लगाई सब्जियां बड़ी होने लगी। हरे हरे पौधों को देखकर सबका मन खुश हो जाता। श्वेता, देखो हमारे टमाटर कितने बड़े हो गए हैं। दीदी, और ये मिर्च भी तैयार हो गई है। मेरी भिंडी भी अब तोड़ने लायक हो गई है। मेरे बैंगन भी खूब अच्छे आ रहे हैं। उसी समय बाजार में सब्जियों के दाम बहुत बढ़ गए थे। एक दिन तारा रसोई में खाना बना रही थी। आज फूल गोभी की सब्जी बनाने का मन है, लेकिन घर में फूल गोभी नहीं है। तारा अपनी पड़ोसन कीर्ति के घर चली जाती है। बहन, अगर तुम्हारी छत की फूल गोभी तैयार हो गई हो तो एक दे दो, आज सब्जी बनानी है। क्यों नहीं दीदी, ये लो, अपना ही घर समझो। शाम को सब्जी बनाकर तुम्हें भी चखाऊंगी। अगले दिन रानी के घर में टमाटर खत्म हो जाते हैं। श्वेता, 2-4 टमाटर मिल जाएंगे क्या? जितने चाहिए ले जाओ बहन, अपने लोग हैं। कभी कोई मिर्च मांग लेता तो कभी भिंडी, कोई धनिया ले जाता तो कोई बैंगन। बहनों, बाजार जाने की जरूरत ही कम हो गई है। हाँ, सब्जियां भी देखो कितनी ताजी मिलती हैं। जब भी कोई नई सब्जी बनती, बहुएं अपने पड़ोसियों के घर भी थोड़ा थोड़ा भेजती। रानी, ये लो हमारी छत की फूल गोभी की सब्जी, चक्कर बताना कैसी है। और ये लो हमारी भिंडी, आज ही तोड़ी है। कल मैं बैंगन का भरता बनाऊंगी, तुम सबको जरूर खिलाऊंगी। अपनी मेहनत की सब्जी का स्वाद अलग ही होता है। अब मोहल्ले में अपनापन और भी बढ़ गया था। सब एक दूसरे की मदद करते हुए खुशी बांटते हैं। मिट्टी की वजह से घरों में ठंडक बनी रहती थी। जब भी बिजली चली जाती कोई परेशान नहीं होता था। अरे लाइट चलेगी तो क्या हुआ, चलो छत पर चलते हैं। अरे वहां तो ठंडी हवा और हमारी सब्जियां दोनों इंतजार कर रही हैं। सारी बहुएं छत पर बैठ जाती हैं और देर रात तक बातें करती। पहले लाइट जाते ही मन घबरा जाता था। अब तो लगता है कि लाइट चली जाए तो थोड़ा आराम से बैठने का मौका मिल जाएगा और अपनी सब्जियों को भी देख लेंगे। उधर सासें भी अपनी अपनी चारपाई लेकर छत पर आ जाती। बहनों, अब तो छत पर बैठकर गप्पे मारने में भी बहुत मजा आता है। पहले गर्मी में ऊपर जाना मुश्किल था, अब नीचे से ठंडक ज्यादा लगती है। हमारी बहुओं ने तो पूरी जिंदगी आसान कर दी है। अरे अब रात को ऊपर बैठकर ठंडा मटके का पानी पीने का आनंद ही अलग है। अरे भाई, घर भी खुशहाल हो गया और मन भी। बच्चे भी छत पर अपनी छोटी छोटी क्यारियों को देखकर खुश होते। मम्मी देखो, मेरा लगाया कद्दू कितना बड़ा हो गया और मेरे हाथ से लगाया धनिया भी हो गया।
मैं रोज अपनी मिर्च के पौधे को पानी देती हूँ। पूरा मोहल्ला पहले जैसा नहीं रहा था। हर घर में हरियाली थी, हर छत पर ठंडक थी और हर चेहरे पर मुस्कान थी। श्वेता, अगर उस दिन तुम ये जुगाड़ ना बताती तो आज भी हम गर्मी से परेशान रहते। दीदी, घर तभी खुशहाल बनता है जब सब मिलकर काम करे। हमने तो सीखा है कि छोटी छोटी तरकीबें भी बड़ी खुशियां दे सकती है। अब बाजार की महंगी सब्जियों का डर भी नहीं रहा और गर्मी का भी नहीं। हमारी बहुओं ने मिट्टी, पानी और मेहनत से पूरे मोहल्ले की जिंदगी बदल दी। इस तरह के जुगाड़ और आपसी प्रेम की वजह से अब उस मोहल्ले के घरों में सिर्फ ठंडक ही नहीं बल्कि खुशहाली और अपनापन भी बस गया था। अब हर शाम छतों पर हंसी गूंजती थी और हर सुबह नई उम्मीद के साथ शुरू होती थी। एक दिन तारा और श्वेता रसोई में मिलकर खाना बना रही होती हैं, तभी अचानक लाइट चली जाती है। दोनों के चेहरे पर पसीना तो आता है लेकिन घर में पहले जैसी घुटन नहीं होती। दीदी, याद है पहले लाइट जाती ही रसोई में खड़ा होना मुश्किल हो जाता था। हाँ देवरानी, अब तो हमारी मिट्टी वाली छत ने सारी परेशानी दूर कर दी है। बहू, अब कभी मायके जाने की बात मत करना, तेरे बिना ये घर सूना हो जाएगा। माँ जी, अब हम मायके थोड़ी ना जाएंगे, अब तो खाना बनाकर सीधा अपनी ठंडी छत पर जाएंगे। खाना बनाने के बाद दोनों बहुएं खुशी खुशी छत पर चली जाती हैं। वहीं ठंडी हवा चल रही होती है और मिट्टी में डाला गया पानी पूरे घर को सुकून दे रहा है। आज हमारे घर में जो रौनक है वो हमारी बहुओं की मेहनत की वजह से है। सच कहें तो ये सब श्वेता के जुगाड़ से हो पाया है। अगर उसने रास्ता ना दिखाया होता तो आज भी हम गर्मी से परेशान होते। सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका मिलकर किया हुआ काम है। जब पूरा मोहल्ला एक परिवार बन जाए तो हर मुश्किल आसान होती है। इसके बाद सभी लोग अपनी अपनी मिट्टी वाली छतों पर पानी डालते हैं और ठंडी हवा में बैठकर हंसी खुशी बातें करते हैं। अब उस मोहल्ले में गर्मी नहीं बल्कि अपनापन, मेहनत और मिलजुल कर जीने की मिसाल बस गई थी।